Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. This is Alok Dwivedi. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक 1, यानी हिस्ट्री यहाँ पर शुरू से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ऐसा समझ सकते हो कि आप क्लास 6 की हिस्ट्री है और उसका फर्स्ट चैप्टर है, तो सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है एंड सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है। यानी ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, सभी के लिए लाभदायक है ये लेक्चर, तो सभी लोग इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ हिस्ट्री की। इतिहास क्या है, इसका मतलब क्या है। ये इतिहास वर्ड जो हिस्ट्री वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि हिस्टोरिया शब्द है, इससे जो है निकल कर आया है हिस्ट्री शब्द। इसका मतलब क्या होता है, इस हिस्टोरिया का मतलब है लर्निंग ऑफ नोइंग बाय इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी करके जो चीज़ें आप जानते हो उसी की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, यानी आपने कोई किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी की और उसके बारे में आपको पता चला, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी हिस्ट्री कहलाएगी। तो बेसिकली हिस्ट्री बताती क्या है, तो इट टेल्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के प्रोग्रेस की बात करती है हिस्ट्री, कैसे ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई है ना, कैसे अर्ली एजेस में जो अर्ली मेंस थे वो किस तरह के थे, और आज की डेट में जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, मॉडर्न एज, इसमें लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, तो इस ये प्रोग्रेस कैसे रहा, क्या क्या चेंजेस आए, इसके बारे में आपको हिस्ट्री बताती है। जैसे कि वॉर्स हुए, कॉन्क्वेस्ट हुए, इसी बीच में पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई, डेवलपमेंट हुआ रिलीजन्स का, है ना, कई सारे धर्म निकल कर आए बाहर, कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर, प्रोफेशन, आर्किटेक्चर, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस एंड क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं अर्ली टाइम से लेके अभी तक। तो आई होप आप समझ गए हो कि हिस्ट्री वर्ड कहाँ से निकल के आया है, हिस्टोरिया से, जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है लर्निंग ऑफ नोइंग बाई इंक्वायरी। ठीक, हिस्ट्री से हमें क्या क्या पता चलता है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो सारी चीज़ें आप लिखो, देखो आपको चीज़ें पता बहुत सारी होती हैं लेकिन आप लिखते कम हो पेज पे। आपको जितना भी छोटा से छोटा पॉइंट जो भी आपको माइंड में आ रहा है वो सबको आपको कॉपी में प्रिंट कर देना है, जो आपकी आंसर शीट होगी, आंसर कॉपी, उसमें प्रिंट कर देना है। ठीक, तभी आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा वैल्यूबल बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पता है चीज़ें, वो डिस्क्राइब कर लेते हैं लेकिन लिखते नहीं उस चीज़ को, सोचते हैं कि ये पॉइंट वैल्यूबल नहीं होगा। ऐसा नहीं, आप पॉइंट को लिखो, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रखता है। अब आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, अब हिस्ट्री में आपको डेट्स देखने को मिलती हैं, है ना, एडी और BC। ठीक है, यही तो डेट देखने को मिलती हैं आपको। तो हिस्ट्री में जो है, जो BC है, यानी कि इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जिस डेट के आगे BC लगा होगा, इसका मतलब कि वो जो इवेंट हुआ होगा वो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ होगा। यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो इवेंट हैं उन पे आप BC लगाते हो, और जो उसके बाद के इवेंट हैं उनमें आप AD लगाते हो, जिसका मतलब है आफ्टर डेथ भी कह सकते हो आप, या फिर एनो डोमिनी बोलते हो, ईयर ऑफ द लॉर्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर BC और AD का फुल फॉर्म, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि BC कब लगता है और AD कब लगता है। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी, इतना ही था बस, सिंपल। अब टाइम फ्रेम्स के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री में कुछ टाइम फ्रेम्स बनाए गए हैं, उसको डिवाइड किया गया है उन फ्रेम्स में। जैसे कैसे डिवाइड किया गया, ये डिवाइड इसलिए किया गया है कि एविडेंसेस के हिसाब से, कि किस तरह के एविडेंसेस, यानी किस तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले थे, उसके हिसाब से इन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। जैसे प्री हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो है प्री हिस्ट्री वो दौर है हिस्ट्री का जहाँ पर लिखना लोगों को नहीं आता था, ये भी इन्वेंट, लिखावट अभी जो है राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी। ठीक है, तो इनके बारे में जो हमें पता चला, इनके बारे में जितनी भी इंक्वायरी हम लोग कर पाएँ वो किनके थ्रू कर पाएँ, वो हम पॉट्स, ज्वेलरी, पॉट्स क्या होता है, जो आपके मिट्टी के बनाए हुए बर्तन होते हैं उन्हें पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, ज्वेलरी हो गया, टूल्स हो गया, कॉइन्स है, बोन्स है, तो इनके माध्यम से जो भी हमें इंक्वायरी, जो भी हमें चीज़ें पता चली वो प्री हिस्ट्री के फ्रेम में रखी जाती है, या वो प्री हिस्ट्री आप उसे कह सकते हो, जहाँ पर ये सारे जो फैक्टर्स है लागू हो रहा है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल थे लेकिन इनको कोई पढ़ नहीं सकता था, इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कोई नहीं जानता था उसके बारे में, उसको ट्रांसलेट कोई नहीं कर पा रहा था। जैसे एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी जो सिंधु सभ्यता है इसकी जो लिखावट थी, इसको आज तक भी अ, ऐसा है कि इसका अनुमान लगाया जाता है, सिर्फ एग्जैक्टली कोई इसको रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो रिटर्न रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन कैन नॉट बी रेड, पढ़ा नहीं जा सकता उनको। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री है। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर आपको सफिशिएंट रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, किसी के बारे में भी आपको पता, आज आपको पता करना हो तो प्रोटो हिस्ट्री के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं वो आप सारे आपको गूगल पर इस समय मिल ही जाते हैं।
और बुक्स भी हैं कई सारी। ठीक। तो जो अर्लियर जो राइटिंग यानी कि जो आपको रिटन रिकॉर्ड्स मिल रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये जो रिकॉर्ड्स थे ये पहले आपको ऐसा नहीं था कि अ, आपको किताबों में या फिर जो है पेजेस में, है ना, कि या फिर जो आज की डेट में आपके कार्डबोर्ड और ये सब प्रेजेंट हैं इन सब में नहीं लिखे जाते थे। जो इनकी जो लिखावट थी वो एनग्रेविंग की जाती थी किस पे, रॉक्स पे, पिलर्स पे, कॉपर प्लेट्स पर, क्ले टैबलेट्स पर, पाम लीव्स पर, या फिर बार्क ऑफ बर्च ट्री होता था उसी के छाल पर, है ना, लिखावट की जाती थी। अब हम बात करें जियोग्राफिकल फीचर्स की, तो हमारे इंडिया में ऐसे जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जिन्होंने कई सारे किंगडम्स और कई सारे रिलीजन्स, या यूँ कहें कि डाइवर्स जो हमारे यहाँ पाई जाती है ग्रुप ऑफ पीपल्स की, यानी कि लोग हैं जो कितने भिन्न भिन्न तरह के हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ही अलग अलग डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल यहाँ पर क्यों मिलते हैं हमें इंडिया में? इसका एक रीज़न ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो जोग्राफिकल फीचर्स है वो कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज ज़्यादा बेटर है। जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, वो लार्ज हिमालयन माउंटेन से जो है बॉर्डर्ड है पूरा नॉर्थ में। और जो 3 समुद्र हैं इसमें, वो तीनों डायरेक्शन में हैं आपके, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में आपका समुद्र है, सीज़ है, और नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक? तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, अभी देख बताता हूँ मैं आपको। ये जो ह्यूज माउंटेन है जो नॉर्थ में आपका है, ये हमारे लैंड को, हमारी भारत की धरती को बचाता है। किससे बचाता है? कोल्ड विंड से। यानी कि जो नॉर्थ में जो कोल्ड विंड्स बह रही हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट वो हम आप तक ना पहुँचे। हमारे यहाँ क्यों एकदम पूरे साल भर ठंड नहीं पड़ती, या जैसे कि आपका स्विट्ज़रलैंड चले जाइए आप, है ना? तो हमेशा ठंड रहेगी वहाँ पर, ठीक है? तो या फिर आप जो है यू इधर चले जाइए, जर्मनी तरफ चले जाइए, है ना? तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपको उधर नहीं मिलेगा। लेकिन अप इंडिया के कंपैरिज़न में क्या है, यहाँ तो 3 तरह के सीज़न हैं, समर है, विंटर है, रेनी है ना? तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत डाइवर्स हैं, है ना? तो जो ह्यूज माउंटेन जो आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, हिमालयन माउंटेन्स, ये डायरेक्ट आपको जो कोल्ड विंड्स हैं, उसको फेस नहीं करने देता। ये आपको उससे थोड़ा सा क्या मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? अब 3 बिग नदियाँ हैं, यानी 3 बिग रिवर्स हैं हमारे इंडिया के पास, इंडस, गैंजेस और ब्रह्मपुत्र। जैसे आप सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो जितने भी ट्राइब्स, आदिवासी कहें या ग्रुप ऑफ पीपल कहें, अगर आप जनरली कहना चाहते हो, तो वो आपको यहीं पर रहते हुए दिखाई देते थे। कहाँ पर? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। यहाँ पर क्यों रहना पसंद करते थे? जितने भी सेटलमेंट्स हुए यहीं पर क्यों हुए? क्योंकि यहाँ की लैंड फर्टाइल होती थी, उपजाऊ ज़मीन होती थी, फेवरेबल क्लाइमेट पाया जाता था यहाँ पर। यहाँ पर रिच मिनरल रिसोर्स मिलता था, वाइल्ड लाइफ मिलता था, फॉरेस्ट मिलता था इन्हीं के पास में, और मरीन क्रिएचर्स मिलते थे, ठीक है? इस वजह से लोग यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन भी यहीं पर ज़्यादा हुआ, ठीक? अर्ली विलेजेस की बात करें तो ये आपके नॉर्थ वेस्ट में जो हिमालयन रीजन है, 8,000 साल पहले यहाँ पर जो है अर्ली विलेज देखा गया, ठीक है? यहाँ सेटलमेंट हुआ 8,000 साल पहले, ऐसा आप कह सकते हो। ये देखिए अब यहाँ पर नदियाँ हैं हमारे भारत की, जैसे इधर ये आपकी सिंधु नदी है, इंदस जिसे आप बोलते हो। यहाँ पर फिर झेलम है, चेनाब है। देखो सिंधु, झेलम, चेनाब, ये एकदम सामने है, एकदम ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर रवि है, ब्यास है, सतलज है, इधर ये यमुना है। यमुना से फिर देखिए ये चंबल निकल आई, इधर से ये बेतवा, यहाँ से देखिए गंगा आ रही है, ठीक है? और ये इधर देखिए घाघरा है, ये गोमती नदी, यहाँ गंडक, यहाँ कोसी, यहाँ ब्रह्मपुत्र है आपकी, ये ब्रह्मपुत्र, ये दामोदर, ये सोन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। तो ये नदियां हैं जो कुछ आपको याद रखना है, ठीक है? अब सोर्सेज की बात करते हैं। भारत के जो इतिहास है उसमें कुछ सोर्सेज हैं, तो इन सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला, क्या क्या साधन रहे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो लिटरेरी सोर्सेज पाए गए थे, है ना? तो जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जो पाम लीव्स और जो बाक्स में पाए गए, उसे अपन बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी हाथ से लिखे गए जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कहाँ कहाँ पाए गए? पाम की पत्तियों पर और बर्च के पेड़ की छाल पर जो लिखे गए पाए गए, उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है? अब
ये जो सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में। एक तो रिलीजियस लिटरेचर और एक सेकुलर लिटरेचर। जो रिलीजियस लिटरेचर है, ये कई लैंग्वेजेस में लिखा गया था, जैसे कि संस्कृत, पाली, तमिल, है ना। और इसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली रिलीजियस थीम्स पर ही लिखे गए थे रिलीजियस लिटरेचर, जैसे कि वेदास हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, द गीता, द पुराण्स ऑफ हिंदू, द पिताका ऑफ बुद्धिस्ट, अंगास ऑफ जैन्स, अंग्स ऑफ जैन्स, है ना। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? आपके रिलीजियस थीम वाले लिटरेचर, जो रिलीजियस लिटरेचर पे ही आएंगे। ठीक है। सेकुलर लिटरेचर क्या होता है? आपसे पूछे कभी कोई कि डिफरेंस बताइए रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर में, तो रिलीजियस लिटरेचर बेसिकली आपके रिलीजियस थीम्स पर बेस्ड होते थे, आप बताओगे, वेरियस लैंग्वेज में लिखे गए, फॉर एग्जांपल संस्कृत, पाली और तमिल में। फिर इसके बाद आप एग्जांपल बता दोगे, वेदास, रामायण, और पिताका ऑफ बुद्धिस्ट, अंगास ऑफ जैन्स, रामायण, महाभारत, पुराण्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फिनिश हो जाएगा रिलीजियस लिटरेचर। इसके बाद आप सेकुलर लिटरेचर में बताओगे कि इनके अंदर पोएट्री थी, ड्रामा था, और फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो डिस्क्राइब किया था किसी जोग्राफिकल रीजन के बारे में, वो है ना, किसी किंगडम के बारे में, या वर्क साइंस के ऊपर कोई वर्क हुआ है, उस पर स्क्रिप्ट में आपको वो मिला है, लिटरेरी सोर्स मिला है, ग्रामर, पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें सेकुलर लिटरेचर के अंदर इंक्लूड की जाती थी। एग्जाम्पल में इसमें आप बताना चाहेंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताएंगे, जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इसमें लिखा बताया गया था, कैसे आप राज्य चलाना है। कालिदास का फेमस प्ले अभिजान शकुंतलम। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? सेकुलर लिटरेचर में आएंगे। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। अभी आपने देखा लिटरेरी सोर्सेज, अब आप पढ़ रहे हो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं? ये रिमेन्स हैं, यानी पास्ट में, भूतकाल में जो रिमेन्स पाए गए हैं। रिमेन्स किन्हें बोलते हैं? यानी कि पहले के समय की चीज़ें जो अभी भी मौजूद है, उसे आप रिमेन्स बोलते हो। ठीक है, जैसे कि पॉटरी है, टूल्स है, वेपन्स है, कॉइन्स है। तो जब इनको ज़मीन के अंदर एक्सकेवेट किया गया, जब खुदाई की गई, तो ये सारी चीज़ें मिली, और इन्होंने क्या बताया, हमारे पास्ट यानी भूतकाल के बारे में इन्होंने काफ़ी जानकारी हमें दी। जैसे अब इसकी जो स्टडी करता है, अब इन सोर्सेज की जो स्टडी करता है, उसे हम बोलते हैं, सॉरी, इस इन सोर्सेज की स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो इन्हें स्टडी करता है वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक, मैं पहले आपको आर्कियोलॉजिस्ट बताने वाला था, लेकिन आर्कियोलॉजी पहले बताना चाहिए था। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि इन सोर्सेज की पढ़ाई को, इनके स्टडी को बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी, और जो इनको स्टडी करता है उसे बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक, जो इन पर स्पेशलाइज्ड होता है, जो इन पर, ठीक है, वन हु स्पेशलाइज इन इट। आर्कियोलॉजी में भी कैटेगरी है, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, तो इनके बारे में देखेंगे। इन्हीं यही इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स पर हिस्टोरियंस इंक्वायरी अपनी करते हैं। अब इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इंस्क्रिप्शन क्या है? जो राइटिंग्स आपकी पिलर्स और वॉल्स, मेटल प्लेट्स पर की जाती थी, वही है इंस्क्रिप्शन आपका। और स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं एपिग्राफी। ये जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली ये रिवील करते हैं किसी इवेंट को जो हुआ होगा पहले, किंग के बारे में बताते हैं, उनका टाइम फ्रेम बताते हैं, किंग का कब से कब तक था वो, क्योंकि वो कॉइन पर लिखा रहता है, सॉरी इंस्क्रिप्शन पर लिखा रहता है। उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, इससे यहाँ पर हमको पता चलता है अशोका के रियल नेम के बारे में, जो कि था देवनम प्रिया। और इसी इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि जो अशोक थे, उनका इंटरेस्ट बुद्धिस्ट बिलीफ्स पर ज़्यादा था। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इसमें कॉइन की, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कॉइन की जब बात करते हैं, तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। यहाँ आप देख पा रहे हो कॉइन्स यहाँ पर कुछ बने हुए हैं। ठीक है, तो अर्ली पीरियड में क्या है कि मेटल एंड लेदर के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे। तो इन कॉइन्स से हमको पता क्या चलता है? व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दीज कॉइन्स, हमें ये पता चलता है कि क्या टाइम फ्रेम रहा होगा जब इस तरह के कॉइन्स चल रहे थे, स्पैन क्या था किंग के रूल का, एक्सटेंट क्या था उनके डोमेन का। ठीक है, और रिलीजियस बिलीफ पर क्या उनका थॉट था, आर्ट एंड एबिलिटीज़ क्या थी रूलर्स की। ठीक है, आर्ट, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ का, इन सब के बारे में हमको इस कॉइन्स के माध्यम से पता चलता है। अब मोन्यूमेंट्स में जैसे बात करें कि क्या पता चलता है मोन्यूमेंट से, तो ये जो मोन्यूमेंट्स हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, फोर्ट्स हो गए, प्लेसेस हो गए, और भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी न किसी पर्पज़ से बनाए गए थे अर्ली एजेस में,
तो इन्हें अपन मोन्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि सांची स्तूपा है, तो सांची स्तूपा, नालंदा यूनिवर्सिटी, तंजौर का टेम्पल, ये सब क्या है? ये सब हमें इंसाइट देते हैं, हमें एक सूक्ष्म दृष्टि देते हैं अब हमारे प्राचीन सब संस्कृति के बारे में। प्राचीन संस्कृति, एजुकेशनल यानी कि हमारा पढ़ाई लिखाई का क्या लेवल था, है ना, शिक्षा का क्या लेवल था, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या थी इंडिया की, इन सब के बारे में हमको मोनूमेंट से पता चलता है। तो ये आपका जो है आज फर्स्ट टॉपिक था हिस्ट्री का। इसके बाद हम नेक्स्ट पिलर पर चलेंगे। तो अभी ये पहला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपको कल या परसों तक में मिल जाएगा लेक्चर 2 हिस्ट्री का, जहाँ हम इसके आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही था। कंक्लूजन करें अगर हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को आप कह सकते हो कि हिस्ट्री एक सीक्वेंस है इवेंट्स का जो कि असर्टेन है। क्या है? क्या ये हिस्ट्री इज दस अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स असर्टेन इन द लाइट ऑफ देयर स्टडी बाय हिस्टोरियंस, यानी कि हिस्टोरियंस के द्वारा इवेंट्स का जो सीक्वेंस बनाया गया है, ठीक है, उसी को आप हिस्ट्री बोलते हो। ये चीज़ आपको क्लियर है? हिस्ट्री क्या है? तो आप इस तरीके से भी हिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हो कि हिस्टोरियंस ने जो इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का जो पता लगाया है अपने स्टडी के दौरान, वही क्या है? हिस्ट्री है। हिस्टोरियंस ने दोनों तरह के सोर्सेज का यूज़ किया हिस्ट्री को कंफर्म करने के लिए, इवेंट्स को कंफर्म करने के लिए, अपने इंटरप्रिटेशन को एक फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए। अब दोनों तरह के सोर्सेज क्या थे वो आप जानते हो, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एक लिटरेरी सोर्स। तो इन दोनों तरह के सोर्सेज को पढ़ने से जो हिस्ट्री है, यानी जो हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया है और बेहतर तरीके से किया है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आए तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।